ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हम क्लास शुरू करते हैं, तब तक तुम लोग ज्वाइन कर लो। Okay, so I hope all of you are doing perfectly well and happy Holi to all of you. जो भी बच्चे प्रिपरेशन ले रहे हैं अभी इस टाइम क्लास में मौजूद हैं, so happy Holi to all of you. I hope आप लोग मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं ना? Just let me know in the comment section whether you all can hear me properly or not. एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं या नहीं, ठीक से स्क्रीन विजिबल है या नहीं. Just let me know. ओके सो देखो, आज हम लोग पोटेंशियल इन 2 and 3 डायमेंशन शुरू करने वाले थे. अगर मान लो कि 3D में करते हैं, 3D में हो जाएगा तो 2D में तुम अपने आप समझ जाओगे. सो अगर हम लोग आज 3D की बात करें, सो भाई 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन दिखने में कैसा लगेगा? 3D पोटेंशियल चैप्टर का नाम है 3D पोटेंशियल पोटेंशियल इन क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में 3D पोटेंशियल कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें? सर इक्वेशन है नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m. जब 1d था तब d2x dt2 लिखता था, बट फिलहाल यहाँ पे सर सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखता था, बट फिलहाल हमारे यहाँ पे 3D है, तो सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, जिसको हम लोग डेल स्क्वायर भी कह सकते हैं. देन psi ऑफ x, y, z, t, of course wave function 3D में होगा, and of course it will be a function of time too, plus potential operator v cap, which is of course a function of x, y, z, t. Then psi of x,
y comma z comma t is equal to I h cut partial differentiation of t psi of x comma y comma z. भाई अगर ये इक्वेशन है, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. अगर ये इक्वेशन है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को तुम सॉल्व नहीं कर सकते. यू कांट सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते इस इक्वेशन. अगर ये तुम्हारा इक्वेशन रहा तुम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. ये सॉल्व करना साधारण इंसान की बस की बात नहीं है. बट अगर हमारे पास इक्वेशन थोड़ा आसान फॉर्म में आए तो हम उसका सोल्यूशन कर सकते. तो आसान फॉर्म का मतलब क्या है सर? कुछ कंडीशंस है. पहला कंडीशन ये है कि इफ पोटेंशियल v of x comma y comma z comma t, or simply potential v, if potential v doesn't depend explicitly on time, that means partial differentiation of v with respect to t equal to 0, that means v is only a function of x y z and no t नहीं, सिर्फ x y z. यहाँ पे देख पोटेंशियल t का भी फंक्शन था. मैंने क्या कंडीशन इंपोज किया? मैंने बोला कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल टाइम के ऊपर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है, मतलब x टाइम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, y टाइम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, z टाइम के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन v अलग से टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. v के एक्सप्रेशन में अलग से टाइम नहीं आएगा. मतलब अगर तुम x y z को कांस्टेंट मान लेते हो तो सिर्फ टाइम को चेंज करा के v को चेंज नहीं करा सकते. देन आई कैन से कि potential doesn't depend explicitly on time, the partial differentiation of v with respect to t equal to 0, that means v is a function of x y z. So in that case तुम्हारा हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा? h क्या नेगेटिव h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, जो कभी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेचारा, प्लस v ऑफ x y z t, तो ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. Therefore this thing will also not depend on time, so h with respect to t should be equal to 0. तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं this system for which Hamiltonian doesn't depend explicitly on time. इसका मतलब partial differentiation of h with respect to t equal to 0. और वो क्यों हुआ? क्योंकि v doesn't depend explicitly on time. तो ऐसे सिस्टम क्या कहते हैं हम लोग? For which h with respect to t equal to 0 is known as conservative system. CONSERVATIV, conservative. ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं भाई? conservative system कहते हैं. We call this system as a conservative system. हम लोग इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम लोग इस सिस्टम को कहते हैं conservative system. And only for this system, only for this type of system, time dependent Schrodinger equation can be solved by variable separable method. Variable separable method कैसे? सर हम लोग मानेंगे कि साई जो कि एक फंक्शन है x y z और t का, उसको हम लोग मानेंगे simply this psi of x comma y comma z and simply phi of t. अलग अलग जैसे इस साई को हम लोग साई फाई को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन सिर्फ स्पेशल वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे है, तो यहाँ से phi of t बाहर आ जाएगा, सिर्फ psi of x y z रहेगा. यहाँ पे तो साई फाई दोनों ही रहेंगे. ये डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट पे है, तो यहाँ पे सिर्फ phi of t रहेगा अंदर, बाकी psi of x y z बाहर आ जाएगा. तो ये डिफरेंशिएशन देखने में हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m phi of t डेल स्क्वायर psi of x y z x y z plus v which is a function of now x y z, t नहीं है बेटा, psi of x y z phi of t
that is equals to psi of x comma y comma z partial differentiation of t of phi of t. अब ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को अगर मैं साई फाई से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? यहां से फाई चला जाएगा तो नेगेटिव h कट स्क्वायर बाय 2m। I can write 1 by psi of x comma y comma z del square psi of x comma y comma z plus simply v of x comma y comma z, that thing is equals to v में साई फाई था, दोनों ही कट गया, यहां से तुम्हारे क्या कटेगा? साई कट जाएगा, तो 1 by 5 partial differentiation phi of t, 1 by 5 t partial differentiation of phi of t। अब क्या तूने ये इस इक्वेशन को थोड़ा सा गौर से देखा है? दिस इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देख, इस इक्वेशन को अगर तू थोड़ा सा गौर से देखे तो तेरे को दिखेगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब स्पेशल वेरिएबल। राइट हैंड साइड जो है दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टी, टाइम। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल कि तुम कुछ भी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पे बिठाओगे और कुछ भी वैल्यू ऑफ टी बिठाओगे एंड यू विल एक्सपेक्ट कि ये दोनों चीज सेम। दिस इज इम्पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फंक्शन का वेरिएबल है और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेरिएबल है। नाउ ये पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है कि तुम कुछ भी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पे बिठाओगे। तुम्हें यहाँ पे ये इक्वेशन के साथ यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑफ टी बिठाओगे तो दोनों साइड इक्वल होगा। दिस इज इम्पॉसिबल until and unless तब तक ना जब तक ये दोनों के दोनों चीज कांस्टेंट। therefore this side is only a function of xyz special variable, this side is only a function of t, so it is impossible that whatever value of xyz you will choose and whatever value of t you will choose, you will put it here and you will expect that this equation will be satisfied. No, until and unless ये भी पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट हो, ये भी पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट। therefore हम लोग क्या मानते हैं? this thing negative of h cut square divided by 2m 1 by psi del square psi plus v is equal to some constant से उसका नाम कुछ भी दे दो, हम लोग देते हैं h, ये एक कांस्टेंट ही नाम दे दे e some constant, और इसका भी वही कर दो 1 by 5 partial differentiation of t into phi equal to। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं भाई? नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m del square psi of x comma y comma z plus v psi of x comma y comma z, इस psi को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू e psi of x comma y comma z, जिसको मैं लिख सकता हूं ये चीज जो है यहाँ से साई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को अगर कॉमन ले लूं तो मुझे हैमिल्टोनियन मिल जा रहा है। तो h क्या? साई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एक्चुअली इक्वल टू e साई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। भाई देख तो क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है? एक ऑपरेटर एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, सेम वेव फंक्शन को वापस कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव क्लॉज h साई इक्वल टू e साई, तो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो E क्या है? हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू है। अच्छा, हैमिल्टोनियन तो तेरा क्या है? टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। तो मैंने ये जो कांस्टेंट लिया है, इस कांस्टेंट का वैल्यू A ना लिख के, B ना लिख के, C ना लिख के क्यों E लिखा है? आई थिंक तेरे को समझ में आ गया। एंड दिस इक्वेशन जो कि एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D। इसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D, जहां पे E क्या है? हैमिल्टोनियन का आइगन वैल्यू है करेस्पोंडिंग टू द आइगन फंक्शन साइन ऑफ एक्स वाई प्लस जेड। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करोगे सर? ये तो बहुत आसान है। फाई को इधर कर दो, फिर d फाई बाय फाई। अच्छा, फाई इज अ फंक्शन ऑफ t, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को टोटल डिफरेंशिएशन में रिप्लेस कर सकता हूं इक्वल्स टू e इनटू dt। d फाई बाय फाई इक्वल्स टू e इनटू dt। अच्छा, कहीं पे यहां पे गलती हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव रहता है ना इस इक्वेशन के, यहाँ पे
नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2 del स्क्वायर प्लस b सा इक्वल्स टू i h कट पार्शियल टू sin प्लस का z ठीक। ये हुआ साइन में लिखा ये चीज। अब जैसे यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड कर रहा हूँ तो फाइन साइन डिवाइड कर देगा तो I'm getting this. So this term is only a function of x. This term is only a function of t. So I am saying that both of them are equal to some constant. इसको अगर constant t5 by 5 equals to t, है ना? तो इसको ln phi equals to okay okay यहाँ पे IH कट था, यहाँ पे IH कट था, IH कट था यहाँ, ये IH कट था, यहाँ पे IH कट था, IH कट था, बस यहाँ पे IH कट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा IH कट, IH yes now it's तो d5 by 5 हो गया, यहाँ से t को इधर ले लिया, 1 by IH कट को इधर कर, अच्छा बोथ साइड आई मल्टीप्लाई कर दो और h कट को नीचे ले ले, माइनस माइनस आई, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बोथ साइड आई मल्टीप्लाई करो तो माइनस आया, यहाँ पे आई आया, फिर माइनस को इधर ले लो तो माइनस आई, देन h कट को नीचे लेके आया, dt को ऊपर कर दिया, यहाँ पे d5 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा ln of 5 इक्वल टू दिस थिंग, तो 5 को लिख सकता हूँ सिंपलिसिटी टू द पावर ऑफ माइनस आई e t by h, ठीक है। तो सर जी क्या हाल है बेटा, देखो जो हमारे पास जो इक्वेशन था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन था सर वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो सर आपका टाइम डिपेंडेंट पार्ट है क्या जो है e टू द पावर ऑफ माइनस आई e t by h कट, और एक हो गया सर आपका h psi इक्वल टू e psi, ये है सर आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये है सर आपका टाइम। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके साई का वैल्यू निकाल लेते हो, उस साई के साथ इसको अटैच करके आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, वही आपका टोटल साई, तो आपका ये होगा then e to the power of minus I e t by h। बट सर जी हैमिल्टोनियन के एक आइगन वेक्टर नहीं रहता है, हैमिल्टोनियन का आइगन वेक्टर एक से ज्यादा, क्योंकि एक आइगन वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा आइगन वैल्यू होगा। अगर हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन 4 है तो इस हैमिल्टोनियन का 4 आइगन वैल्यू होगा, उससे करस्पॉन्डिंग 4 आइगन वेक्टर होगा, मतलब साई आएगा, साई के 4 वैल्यूज आएंगे, तो उन 4 वैल्यूज के लिए 4 4 e का वैल्यू आएगा, तो डेफिनेटली टोटल सॉल्यूशन आप कैसे दोगे, समेशन ओवर, तुम लोगों को पता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर psi1 एक सॉल्यूशन है, psi2 एक सॉल्यूशन है, तो c1 psi1 plus c2 psi2 is the total solution। सिमिलरली अगर मान लो कि हिल्बर्ट स्पेस का डायमेंशन 4 है, तो इस हैमिल्टोनियन का 4 आइगन वैल्यू रहेगा, मतलब e1 e2 e3 e4, उससे करस्पॉन्डिंग तुम्हारा आएगा psi1 psi2 psi3 psi4, तो हर एक के लिए तुम सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना, cn sin of x y z to the power of minus I e n t by h कट समेशन कर देना ओवर n के, तो ये तुम्हारा टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो साई है, साई ऑफ x sin of x y z, ये तुम्हारा क्या है, nth आइगन वैल्यू होता है हैमिल्टोनियन, en क्या है, करस्पॉन्डिंग nth आइगन वैल्यू, ये है तुम्हारा nth आइगन फंक्शन ऑफ द हैमिल्टोनियन, और nth आइगन वेक्टर ये है करस्पॉन्डिंग nth आइगन वैल्यू। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन कोई स्टेशनरी स्टेट नहीं है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेशनरी स्टेट है। स्टेशनरी स्टेट किसको कहा जाता है, हैमिल्टोनियन के आइगन वेक्टर को स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है, तो ये जो सिनेरियो है ये तुम्हारा हैमिल्टोनियन का आइगन वेक्टर है, सो दैट्स अ स्टेशनरी स्टेट। नाउ हमारे पास क्या है, देयरफॉर ये जो 3 डायमेंशनल हमारा सॉल्यूशन था जिसको निकालना हमारा मोटो था, psi of x, y, z, t, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर psi of x, y, z, then e to the power of minus I e t by h। यहां तक हम आ गए, टाइम पार्ट पता है, बस इसका वैल्यू बता दीजिए सर, काम खत्म। अच्छा इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो h psi इक्वल टू e psi, भाई क्या ये टफ होगा या इजी, सर देखते हैं। नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m
डेल स्क्वायर साइन, डेल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर साइन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस v, ये है तुम्हारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया है, टाइम डिपेंडेंट वाला सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके दो पार्ट आए, एक का तो सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये अब निकाल डेल स्क्वायर साइन प्लस v which is a function of x y z only, टाइम का फंक्शन नहीं है, psi of x y z equal to e psi of, बोल भाई बोल, x y z हो जाए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आगे? सर बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत टफ इक्वेशन। तो क्या करेंगे, थोड़ा और कंडीशन इंपोज करो। मान लेते हैं इफ, अगर ये पॉसिबल है तो ही सॉल्यूशन को आगे कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ध्यान से, अगर v ऑफ x y z को तुम लिख सकते हो v ऑफ x v1 ऑफ x प्लस v2 ऑफ y प्लस v3 ऑफ z, अगर इसको तुम तीन फंक्शन के एडिशन में लिख सकते हो, हर एक फंक्शन को लिखना पॉसिबल नहीं है भाई। अगर मैं तुझे बोलूं x³ y प्लस z, तो इस फंक्शन को तू फंक्शन ऑफ xy प्लस g ऑफ z में लिख सकता है, लेकिन xy को और अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे x³ y को तुम अलग करके सब f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ y नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के पोटेंशियल के लिए सॉल्यूशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। किसके लिए होगा, अगर मान लीजिए आपका पोटेंशियल है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो सर जी यहाँ पे आप एक बार लिख सकते हो हाफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर दैट इज फंक्शन ऑफ x प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर दैट्स फंक्शन ऑफ y प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर z स्क्वायर जो कि तुम्हारा है फंक्शन ऑफ z। ऐसे टाइप के पोटेंशियल के लिए आप कर सकते हो। ध्यान से, अगर तुम्हारा पोटेंशियल जो कि x y z का फंक्शन, उसको तुम अलग अलग तीन फंक्शन में लिख सकते हो, तीन फंक्शन के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे पहला वाला तुम्हारा x का फंक्शन, दूसरा वाला y का, तीसरा वाला तुम्हारा z का, तब तुम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। जैसे इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सो इन दैट केस तुम्हारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को आई कैन राइट, जरा देख, इसको लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल में से सिर्फ v1 वाला ले ले, सिर्फ v1 वाला ले ले, अच्छा रहने दे, इसको ऐसे ही रहने दे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x plus second partial differentiation with respect to y plus second partial differentiation with respect to z, यहाँ पे तुम्हारा psi है which is of course a function of x, y, z and t plus v1 which is a function of x into psi plus v2 which is a function of y into psi plus v3 which is a function of z into psi। तो इसको ऐसे कर सकते हो v1 psi plus v2 of y into psi plus v3 of y, v3 of z into psi, that is actually equal to e psi। इसको ऐसे लिख सकते हो, जी हाँ से लिख सकते हैं। तो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है, यहाँ पे तुम देन फिर से वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, एंड यू कैन राइट psi which is a function of x, y, z, you can write it as, कैसे लिखूं इसको मैं, इसको तुम लिख सकते हो psi 1 of x into psi 2 of, ये अलग अलग फंक्शन, ठीक है, या इसको f g h, नहीं h नहीं, psi 1 of x it's a different function, psi 2 of y it's a different function, psi 3 of z it's a different function। इसको इन तीनों फंक्शन के तुम फॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। Now what can I write, या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको psi of x को लिख सकते हो f of x g of y f g h of z, इन तीनों फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे इसको यहाँ पुट करोगे, पहला डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्टिव हो रहा है भाई, x के रिस्पेक्ट पे,
तो y का फंक्शन z का फंक्शन ऐसा कांस्टेंट ट्रीटेड होगा, तो नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m gh बाहर आ जाएगा, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x होगा, दूसरा डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट पे हो रहा है तो f और h एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m f h सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y, तीसरा डिफरेंशिएशन हो रहा है तेरा z के रिस्पेक्ट पे तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये दोनों कांस्टेंट के टर्म पे बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m f g बाहर, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू z। वाह, ये मैंने लिख दिया, प्लस व्हाट कैन आई से सर, यहाँ पे v1 जो कि x का फंक्शन है इंटू साई, v2 इंटू साई, v3 इंटू साई, तो इसको पूरा साई लिखते हैं, साई को fgh लिखते हैं कि v1 प्लस v2 प्लस v3, इस पूरी चीज के साथ तुम्हारा fgh मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज इक्वल्स टू e इनटू fgh। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को ना fgh से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को fgh से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m second partial differentiation of f with respect to x, negative h cut square by 2m, second partial differentiation of g with respect to y, negative h cut square by 2m, second partial differentiation of h with respect to z, plus v1 plus v2 plus v3, जहाँ पे v1 x का फंक्शन है, v2 y का, v3 z का फंक्शन। यहाँ पे देखो पोटेंशियल को पहले मैंने तोड़ दिया, अगर ये पोटेंशियल ऐसे लिखना पॉसिबल है तभी जाके तुम प्रॉब्लम को आगे कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू e इनटू सिंपली e। अब देख तो भाई, यहाँ पे जो जो x का फंक्शन है उसको एक साथ लो, जो जो y का फंक्शन एक साथ लो, जो जो z का फंक्शन है एक साथ लो, नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m। अच्छा, just because f is a function of x only, f is a function of x only, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो या टोटल डिफरेंशिएशन करो, मतलब सेम ही है, तो लिखूंगा d2f dx प्लस इसके साथ v1 को ले लिया, ताकि क्योंकि v1 भी x का फंक्शन है तो तीनों एक साथ आ, इसके साथ v2 को लूंगा क्योंकि v2 भी y का फंक्शन है तो एक साथ y का फंक्शन आ जाएंगे, नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर बाय 2m d2f g आएगा, इसके बाद g आएगा, हाउ कैन आई राइट दिस, d2g dy2 प्लस v2, उसके बाद नेगेटिव ऑफ h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस of m d2 g dz2 plus v3, that's all, that should be equals to your। अच्छा, ये जो e है ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको कांस्टेंट टर्म को अगर 6 है, 6 को 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकता हूं ना भाई, तो e को तीन कांस्टेंट ले रहा हूं, e1 प्लस e2 प्लस e3, ऐसे तीन कांस्टेंट में लिखूंगा इसको, ठीक है। अच्छा जरा देखो तो, या इसको ऐसे ना लिख के तुम इसको ई ही रखो, बाद में मैं इसके रिस्पेक्ट पे वो दे रहा हूं, इसको ई रखो, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक बात बता कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन है। ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये किसका फंक्शन है भाई, वाई का फंक्शन है। ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ये किसका फंक्शन है भाई, जेड का फंक्शन है। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल, ये एकदम इम्पॉसिबल है कि तुम कुछ भी वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यहाँ पे चूज करोगे और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि इनका यहाँ पे पुट करने के बाद जो चीज आएगा वो करके तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। इम्पॉसिबल, क्योंकि v एक x का फंक्शन है, v2 एक y का फंक्शन है, v3 का फंक्शन है। तुम कुछ भी वैल्यू ऑफ x y z चूज करोगे और उनको ऐड करके सेम कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भाई साहब सोच रहे हो कुछ भी वैल्यू ऑफ x चूज करोगे, कुछ भी वैल्यू ऑफ y चूज करोगे, कुछ भी वैल्यू ऑफ z चूज करोगे और इस इक्वेशन में पुट करोगे और तुम सोच रहे हो कि इन तीनों को ऐड करके तुम्हें हमेशा सेम कांस्टेंट वैल्यू e आएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनटिल एंड अनलेस, तब तक ना जब तक ये तीनों के तीनों टर्म is always equal to some constant, ठीक है।
ये यहाँ पे तुम कुछ भी वैल्यू ऑफ x पुट करोगे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऑफ y पुट करोगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑफ z पुट करोगे, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि इनका एडिशन करके हमेशा एक सेम कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ये इम्पॉसिबल है अनलेस एंड अनटिल ये वैल्यू एक कांस्टेंट के साथ इक्वल है, दिस वैल्यू एक कांस्टेंट के साथ इक्वल है, दिस वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल, मतलब व्हाटएवर वैल्यू ऑफ x you choose it will has to be a constant, whatever value of y you choose this has to be a constant, whatever value of z you choose this has to be a constant। तो अगर मैं मानता हूं ये हमारा e1 है हमेशा इक्वल टू सम कांस्टेंट e1, ये हमेशा इक्वल टू सम कांस्टेंट e2, ये हमेशा इक्वल टू सम कांस्टेंट e3, only then this thing should be equals to, otherwise तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, मैं अगर इसको e1 के साथ इक्वेट कर दूं तो क्या आ जाएगा फिर बोथ साइड, अच्छा यहाँ पे देख तो डिवाइड करना है, यहाँ पे जब fg से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक 1 by f रहेगा, एक यहाँ पे 1 by g रहेगा, एक वहां पे 1 by h भी रहेगा, ठीक है। जब इससे डिवाइड करूंगा gh से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक 1 by f है, यहाँ पे एक 1 by g है, यहाँ पे 1 by h। अब जब इस फंक्शन को मैं e1 के साथ इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, negative h cut square by 2n 1 by f d2f dx2 plus v1 is v1, जिसको अगर तुम इजाजत दो तो f को इस साइड में ले लो, लिख सकता हूं negative of h cut square by 2n d2 dx2 plus v1 into f equal to e1 into f। सिमिलरली बाकी तुम इन दोनों के लिए भी लिख सकते हो negative of h cut square by 2n d2 dy2 plus v2 into g equal to e2 into g, and negative of h cut square by 2m d2 dz2 plus v3 into g should be equal to e3 into g। Very good, you can write it, it's not g, it's h, into h। अच्छा भाई मुझे एक बात बता, तेरे को इसको देख के ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और एक चीज फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए कि टोटल ई होगा वो क्या होगा e1 प्लस e2 प्लस e3। इसका मतलब ये पूरा का पूरा चीज ये क्या है, एक क्वांटिटी श्रोडिंगर इक्वेशन है इन x, ये क्या है एक क्वांटिटी श्रोडिंगर इक्वेशन है इन y, ये क्या है एक 1D टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है इन z। So this is a 1D time independent Schrodinger equation in X. This is 1D time independent Schrodinger equation in Y. This is 1D time independent Schrodinger equation in Z. कितना टफ प्रॉब्लम कितना इजी बना दिया मैंने। ये था टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger equation, लेकिन यहाँ पे जो साइकिल दैट्स अ फंक्शन ऑफ x y z 3D में था, ये इक्वेशन 3D में था। इस 3D इक्वेशन को मैंने तीन अलग-अलग 1D इक्वेशन में तोड़ दिया, तो पता काम आसान हुआ या टफ, काम आसान बन चुका है। ये x डायमेंशन में सिर्फ x में एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, 1D श्रोडिंगर इक्वेशन 1 डायमेंशनल, ये y में 1D श्रोडिंगर इक्वेशन है, z में 1D श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम f और e1 का वैल्यू निकाल सकते हो। f है वेव फंक्शन, e1 है आइगन वैल्यू, इसको सॉल्व करके g है वेव फंक्शन, e2 है आइगन वैल्यू, इसको सॉल्व करके तुम्हारा e है आइगन वैल्यू, e3 है आइगन वैल्यू और h वेव फंक्शन निकाल सकते हो। तो फिर तुम्हें टोटल वेव फंक्शन कैसे लिखना है, टोटल साई कैसे लिखना है, देयरफॉर टोटल साई जो है तुम्हारा x, y, z वो कैसे लिखना है सर, वहां से जो f g h निकाला था उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और सर जी जो एनर्जी आइगन वैल्यू होगा, टोटल एनर्जी आइगन वैल्यू होगा, टोटल एनर्जी जो आइगन वैल्यू होगा वो कैसे निकालना है, इन तीनों सॉल्यूशन को सॉल्व करके, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरा e1 into e3 मिला था उनको ऐड कर दो, तुम्हें ये मिल गया। तो फिर इन दोनों को जब तुम करोगे तो तुम्हें साई मिल गया है, ई मिल गया है, तो आई थिंक तुम्हें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए तुम्हें साई और वो चीज मिल गया है। जैसे ये चीज मिल गया है तो यहाँ से ई को अटैच करके तुम टोटल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख सकते हो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि साई तुम्हारा क्या बन चुका है, साइन इज नाउ f g h, और यहाँ पे e to the power of negative of I e1 plus e2 plus e3 t by h cut corresponding to f g h। अब ऐसे तुम्हारे हमेशा बहुत सारे फंक्शन आएंगे, लाइक लाइक दिस इज अ वन आइगन वैल्यू, वन आइगन फंक्शन, वैसे तुम्हारे और भी बहुत सारे आइगन फंक्शन। एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ जाओ। मान लो एक पोटेंशियल दिया है मैंने, मान लो मैंने एक पोटेंशियल दिया है
v of x y z is equal to 0 for x y z greater than 0 less than l, बाकी जगह पे इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, जब x का वैल्यू 0 टू l है तब पोटेंशियल 0 बाकी जगह पे इंफिनिटी, y का वैल्यू 0 टू l है पोटेंशियल 0 बाकी जगह पे इंफिनिटी, z का वैल्यू 0 टू l है पोटेंशियल 0 बाकी जगह पे इंफिनिटी। तो इस पोटेंशियल कैसे लिख सकता हूं, v1 of x प्लस v2 of y प्लस v3 of z, कैसे लिखेंगे सर, 0 infinity for x is greater than 0 less than l otherwise, plus 0 infinity y greater than 0 less than l otherwise, plus 0 infinity z greater than 0 less than l otherwise, ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ, तो सर आपको क्या करना है, आपको तीन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने, x y में और z। तो v1 को लेकर श्रोडिंगर सॉल्व करो, क्या होता है, नेगेटिव h का स्क्वायर बाय 2m d2 dx2 psi of x psi 1 of x to e to the power of सॉरी प्लस v1 of x क्या होता है, v1 of x into psi 1 of x। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, e1 into psi 1। तो यहाँ से जो तुम्हारा psi का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, psi that is a function of x, I can write it as nx, क्या आ जाएगा, root over of 2 divided by l sin of nx pi x by l, और तुम्हारा यहाँ पे e nx क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू ये तुम्हारा आ जाएगा nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। ये सिर्फ x डायमेंशन में सॉल्व किया। सिमिलरली y में psi ny of y सॉल्व करके क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 2 बाय l sin of nx pi y by l ny pi y by l, और तुम्हारा e क्या आ जाएगा बेटा, ny तुम्हारा आ जाएगा ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर, और तुम्हारा साई n z जो और एक सॉर्ट इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, तो z n z n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट by l, e n z will become equal to your n z square pi square h cut square by 2m। अब भाई फाइनल सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम लोग, फाइनल सॉल्यूशन कैसे देते हैं, मतलब मान लो कि अगर मैं तुझे कह रहा हूं कि टोटल साई ऑफ x y z कैसे लिखूं, यहाँ पे लिखना है तुम्हें साई nx ny nz, x y z कैसे लिखोगे, तो सर इसको लिखेंगे साई nx of x psi ny of y psi nz of z को मल्टीप्लाई करके। तो सर ये क्या आ जाएगा, ये वाला आएगा रूट ओवर ऑफ 2 बाई l sin nx pi x by l into root over of 2 by l sin ny pi y by l, ये आएगा रूट ओवर ऑफ 2 by l sin nz pi z डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा। और सर एनर्जी कैसा आएगा, E nx ny nz, हर एक एनर्जी आइगन वैल्यू का हर एक एनर्जी आइगन वैल्यू तीन चीजों को डिपेंड करेगा, nx ny nz के ऊपर। तो ये आ जाएगा सर, इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, इसको इसको इसको, देख वेव फंक्शन जो तीन डायमेंशंस निकाले हो वो मल्टीप्लाई करना है, एनर्जी को ऐड करना है, तो E nx प्लस E ny प्लस E nz क्या आ जाएगा भाई, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml, ये आ जाएगा। देखो
ये जो तीन एनर्जी होता है उसको सॉल्व करना होता है और वेव फंक्शन में एक्स वाई जेड में सॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिला है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे भी सेम चीज मैंने करा है, वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, एनर्जी को ऐड किया। तो जरा मुझे बता दो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा अगर 3D, हम 3D अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ा रहा हूँ तो 3D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के ग्राउंड स्टेट क्या आएंगे सर? उसके लिए तो आपको nx ny nz चूज करना पड़ेगा। nx ny nz चूज करो, चूज करने के बाद आप एनर्जी में पुट करो, इसमें पुट करो और उसके बाद यहाँ पे आप डीजेनरेसी लिखो, यहाँ पे आप स्टेट लिखो, यहाँ पे आप डीजेनरेसी लिखो। तो वही बताओ ग्राउंड स्टेट क्या होगा? सच्ची ग्राउंड स्टेट के लिए तो बहुत आसान है, nx ny nz तीनों को आप 1 1 ले लो। तुम्हें पता है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में n शुरू ही होता है 1 से, तो तीनों को 1 1 ले सकते हो, दैट्स द मोस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर 1 1 लेते हैं, 1 1 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 3 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 ml तो आ जाएगा 3 पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ml। ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, रीजन इज 1। इसके बाद क्या कर सकता हूँ, एक को बढ़ा दो बाकी दो को सेम रखो, तो इसके बाद थोड़ा सा बड़ा जो स्टेट होगा दैट इज 2 1 1 कर सकता हूँ, 1 2 1 कर सकता हूँ, 1 1 2 कर सकता हूँ, ये तीनों स्टेट कर सकता हूँ। और कुछ कर सकता हूँ? तो इनको ऐड करो स्क्वायर करके हमेशा सेम आएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो 4 प्लस 1 5 1 6 तो हमेशा 6 ही आएगा। इन तीनों को ऐड करके देखना, इसका ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे करना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे करना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमेशा 6 आएगा। 6 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर। ये है तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका डिजनरेसी 3 है। इसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, और एक को बढ़ा दो 2 कर दो, 2 2 1 कर सकता हूँ, नहीं तो 1 2 2 कर सकता हूँ, तो 2 1 2 कर सकता हूँ। और आ सकता है नहीं, यहाँ पे nx को 2 लिया, ny को 2 लिया, nz को 1, यहाँ पे nx को 1 ny nz को 2, यहाँ पे nx nz को 2 ny को 1, तो क्या आ रहा है 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय डिजनरेसी 3 है। और तुम्हारा स्टेट क्या है भाई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद कैसे कर सकता हूँ सर, तीनों को 2 2 2 कर दूं? कर सकता है, तीनों को 2 2 2 करेगा, 2 2 2 करेगा तो देख तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 सो 12 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2। अच्छा भाई इससे पहले देख तो 3 1 1 करके, इससे क्या आएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 9 10 11 11 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर। तो भाई साहब बताइए इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलूं या इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलूं? ऑफ कोर्स इसको बोलूंगा, इसकी एनर्जी कम है। तो सर 2 2 2 करने से पहले और एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो 3 1 1 जिसकी वजह से एनर्जी कम आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, आइदर 3 1 1 लो या 1 3 1 लो या 1 1 3। 11 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर आएगा, ये तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा, इसका डिग्री 3। इसके बाद फोर्थ एक्साइटेड स्टेट 2 2 2 होगा अनडाउटेबली, जिसके लिए तुम्हारा 12 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर होगा। और यहाँ पे तुम्हारा इसका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट डिजनरेसी है 1। इसके बाद फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट 2 2 2 के बाद आएगा 1 2 3, 1 2 3 लिख सकते हो, 1 3 2 लिख सकते हो, nx and y nz का वैल्यू 2 3 1 लिख सकते हो, 2 1 3 लिख सकते हो, 3 1 2 लिख सकते हो, 3 2 1 लिख सकते हो। टोटल 6 वैल्यू आ रहे हैं, जिसके लिए एनर्जी क्या होगा स्क्वायर करके ऐड करो 9 प्लस 4 10 11 12 13 और प्लस 1 15 है ना। 9 प्लस 4 प्लस 1 क्या है 5 नहीं 14 आ रहा है, 14 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर और ये तुम्हारा डिजनरेसी कितना है 6। तो इतना सा स्टेटमेंट लिख दिया। आई थिंक दिस इज एनफ, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। तो दिस आर ऑल, दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर अ 1D पोटेंशियल वेल। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा 3D पोटेंशियल वेल जिसको हम लोग 3 1D पोटेंशियल वेल में तोड़ के फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3D पोटेंशियल वेल के स्टेट्स के एनर्जीज कैसे होंगे, ग्राउंड स्टेट तुम्हारा नॉन डिजनरेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपली डिजनरेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ट्रिपली डिजनरेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ट्रिपली डिजनरेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इज सिंगली डिजनरेट
और फिफ्थ एक्साइटेड का डिजनेसिस 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकेंड एक्साइटेड, ये E0 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है। इसके ऊपर और भी आएंगे बट ये दिखने में ऐसे, ठीक है। ध्यान रहे जो जब हम लोग 1D पोटेंशियल वेल पढ़े थे तो वहां पे सारे के सारे जो तुम्हारे स्टेट्स आए थे वो सारे के सारे नॉट डीजेनरेट थे, बट यहाँ पे ये जो सारे स्टेट्स हैं ये तुम्हारे डीजेनरेट स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट नॉट डीजेनरेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपल डीजेनरेट, सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ट्रिपल डीजेनरेट है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट सिंगली डीजेनरेट है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी 6। सो मैं क्लास को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। Well, you can get the lecture PDF in my Telegram channel. Telegram में जाओ, लिखो सौरभ सर टेस्टबुक, तुम्हें मेरा Telegram channel मिल जाएगा। Join the Telegram channel so that you can get all the lecture PDFs and you can be updated about the regular classes. जो YouTube में रेगुलर क्लासेस आते हैं उसका लिंक चला जाता है Telegram। इसके अलावा मैं एक चीज स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि कोर्स परचेस करेंगे, फिलहाल तो होली का ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर को कैसे फायदेमंद करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, वो थोड़ा बता दूं। You can go to Google Chrome और वहां पे जाके सर्च करना CSIR नेट सुपर कोचिंग। सबसे पहला जो हाइपरलिंक आएगा उसमें क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा ऊपर जाना, देखना मेरा और राधिका मैम की फोटो के साथ CSIR नेट सेट JRF अचीवर्स बैच फिजिकल साइंस आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तुम्हें दिखेगा टोटल कोर्स का जो प्राइस है दैट इज 40,000, लाइक 39,999, but that course is available at a price of 13,199। only one thing you have to use is the promo code। जैसे प्रोसेस टू पेमेंट करोगे तो प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पे मेरा नाम लिख देना SOURAV सौरभ। सो तुम्हें जैसे लिखोगे तो प्राइस घट जाएगा, then you can purchase the course। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर प्रिपरेशन एंड फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल क्लास में इस वक्त करने कल हम 2D कैसे सॉल्व करते दिखाएंगे, हार्ड क्लास में कैसे सॉल्व करते दिखाएंगे, फिर हम लोग PYQ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।